हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है गुलाम वंश। गुलाम वंश में हम अब तक पढ़ चुके हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठा तो उसके पश्चात सत्ता किस प्रकार संभाली उस पर चर्चा हम आज करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा। यानी 1206 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठा और 1210 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा। तो 1206 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर बैठने के पश्चात उसे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब यह समस्याएं कुछ आंतरिक समस्याएं हैं, कुछ बाहरी समस्याएं हैं। तो समस्याएं उसको काफी समय तक परेशान कर रही थी। अब उन समस्याओं में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार यह समस्याएं किस प्रकार उसने सॉल्व की या किस प्रकार उन समस्याओं का निदान किया गया। तो आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठा तो उस समय उसकी क्या क्या समस्याएं थी या क्या क्या कठिनाइयां थी, तो उन कठिनाइयों का अध्ययन हम आज करेंगे। तो पहली जो कठिनाई उसे शामिल हुई तो वह यह थी कि यह एक दास था, और एक दास किसी सल्तनत का शासक किस प्रकार हो सकता है, यह उस समय का सबसे बड़ा सवाल था। तो लोगों को गलत साबित करना था उसे कि आखिरकार एक दास भी एक अच्छा शासक हो सकता है, क्योंकि वह मोहम्मद गौरी का दास था। तो मोहम्मद गौरी ने अपने जीवन काल में कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति प्रदान नहीं की थी, तो मृत्यु के समय तक वह दास ही बना रहा। तो उसका दास होना उसकी सबसे पहली और महत्वपूर्ण कठिनाई रही। फिर इसके पश्चात इसकी दूसरी जो कठिनाई रही वह यह थी कि अन्य प्रभावशाली दासों पर नियंत्रण। यह उसकी कठिनाई थी उस समय की कि आखिरकार जो अन्य दास हैं, क्योंकि ये इकलौता दास तो था नहीं जो उस समय प्रभावी था। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ अन्य दास भी थे जो मोहम्मद गौरी के चहेता थे। तो उनमें कुछ दासों के नाम थे जैसे कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यल्दोज। ये दो नाम हैं जो उस समय के सबसे प्रभावशाली दास थे। और इन दासों के साथ साथ अब तीसरी जो दिक्कत आई वह यह थी कि असंगठित राज्य, यानी कोई गठित राज्य नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जीवन में पूरे टाइम में युद्ध किए। मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमणकारी के तौर पे आता था, आक्रमण करता था, जीतता था और वापस गजनी लौट जाता था। तो इस प्रकार कोई स्थायी तौर पर उसने कोई सत्ता स्थापित नहीं की। जब स्थायी तौर पे कोई सत्ता स्थापित नहीं हुई तो उसे क्या हुआ, एक टुकड़ों वाला राज्य मिला। जगह जगह यानी छोटे छोटे राज्य थे, उनको एकजुट कर कर एक सल्तनत का निर्माण करना भी उसके लिए एक चुनौती था। चौथा जो उसका कार्य रहा वह यह रहा कि राजस्व की कमी। अब जितना भी उसके पास धन था, आखिरकार ऐसा नहीं था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पास धन नहीं था, उसके पास कोई राजस्व यानी धन, या हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा राजकोष नहीं था उसके पास। राजकोष था, परंतु राजकोष किस प्रकार का है उस समय का, यह तो लुटेरे के तौर पे आए। मोहम्मद गौरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक एक लुटेरे के तौर पे आया। उसने जितने भी राज्यों पर आक्रमण किया उनसे धन प्राप्त किया, परंतु स्थायी तौर पे कोई व्यवस्था तो लागू थी ही नहीं जहां से वह टैक्स ले, यानी कोई इनका टैक्स सिस्टम तो था नहीं। यह तो अनजान थे। पुराने जो राजा थे उनको वहां की प्रजा टैक्स देती थी, परंतु इसको टैक्स कौन दे। तो इस प्रकार के राजस्व की कमी का सामना भी उसे करना पड़ा। फिर
पांचवा, जो असंगठित साम्राज्य मिल गया, राजस्व की कमी हो गई, दासों की होड़ हो गई, खुद एक दास था। और पांचवी जो प्रॉब्लम हुई वह यह थी कि सल्तनत की वैधता कैसे प्रकार साबित करे, यानी उसका जो राज्य है वो वैध है, वो किस प्रकार से साबित करे, इसकी भी उसके पास समस्या थी। अब वैलिडिटी कैसे होगी? वैलिडिटी कैसे होती है कि आपकी तो प्रॉपर एक बाउंड्री हो, या फिर कोई आपको अपॉइंट करके जाए, यानी उत्तराधिकारी घोषित करके जाए। तो इस प्रकार की तो कोई चीज थी नहीं उस समय। तो एक असंगठित राज्य, राजस्व की कमी, प्रभावशाली दासों का होना और खुद का एक दास रूप में होना, यह काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स उसे क्रिएट करता है कि उसे एक सुल्तान बनते समय इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब उसने इन कठिनाइयों का हल किस प्रकार से किया, अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन कठिनाइयों का हल यानी निवारण कैसे किया है, सॉल्व कैसे किया इस चीज को, कि आखिरकार कोई ना कोई तरीका रहा होगा इसको सॉल्यूशन करने का। प्रॉब्लम्स थी तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी इन्होंने किया होगा। तो पहली चीज यह दास था, तो इसे दासता से मुक्ति प्राप्त हुई। पहली चीज तो हम इस पे बात करेंगे कि इन कठिनाइयों का हल कैसे हुआ, कि उसे दासता से मुक्ति प्राप्त हुई। दासता से मुक्ति कब प्राप्त हुई? 1208 ईस्वी। 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति प्राप्त हुई। अब दासता से मुक्ति प्राप्त हुई, परंतु इसको दासता से मुक्ति किसने दी? यल्दोज खुद एक दास है, कुबाचा स्वयं एक दास है। आखिरकार इसको दासता से मुक्त करने वाला व्यक्ति कौन है? तो कहते हैं कि गौरी का जो भतीजा था, गौरी का जो भतीजा था उसका नाम था गयासुद्दीन। गौरी के भतीजे का नाम क्या है? गयासुद्दीन। और इसी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति प्रदान कर दी, यानी उसे फ्री किया। तो यह काम किसने किया? दासता से मुक्ति का काम किया है मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन, जिसने 1208 ईस्वी में क्या किया? दासता से मुक्ति प्रदान कर दी और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक स्वीकार कर लिया। अब प्रॉब्लम थे कौन? यल्दोज और दूसरा था कुबाचा। यल्दोज और कुबाचा, और तीसरा है अपना ऐबक। यल्दोज, कुबाचा और ऐबक, ये मोहम्मद गौरी के 3 प्रसिद्ध दास हैं जिनका प्रभाव मोहम्मद गौरी पर सबसे अधिक था। तो अब यल्दोज है, तो यल्दोज को किस प्रकार से मनाया, कुबाचा को किस प्रकार से मनाया, तो ये बातें हम यहां पर करेंगे। तो यल्दोज की जो पुत्री थी, यल्दोज की जो पुत्री थी यानी बेटी थी, उस बेटी से क्या किया? ऐबक ने विवाह कर लिया। यल्दोज की बेटी से विवाह किसने किया? ऐबक ने कर लिया। तो अब क्या बन गया? ये इसका जवाई बन गया। अब जवाई पे आक्रमण करे कौन? तो इस प्रकार रिश्तेदारी निभाई। और यहां पर जो कुबाचा है, कुबाचा से अपनी बहन की शादी करवा दी। कुबाचा से क्या किया? अपनी बहन की शादी करवाई उसने। तो अब क्या हुआ? ये भी उसका जवाई हो गया। तो एक तरह से रिश्तेदारी बनाकर उन्होंने तत्कालीन जो प्रभावशाली दास थे, उन दासों के मध्य कह सकते हो कि वैवाहिक संबंध स्थापित करके राजनीति में स्थिरता लाई गई। राजनीति स्थिर कैसे हुई? वैवाहिक संबंधों से। तो यल्दोज की पुत्री से ऐबक ने विवाह कर लिया तो जवाई बन गया। इधर कुबाचा से अपनी बहन का विवाह करवा दिया
तो इसको भी कंट्रोल में कर लिया। इस प्रकार वैवाहिक संबंध बनाकर ऐबक ने अपनी समझदारी का कार्य किया। अब ऐबक की एक पुत्री थी और उस पुत्री का विवाह किससे करवाया? उस पुत्री का विवाह करवाया इल्तुतमिश से। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया इल्तुतमिश से, अपनी बहन का विवाह करवाया कुबाचा से, अपना खुद का विवाह किससे किया? यल्दोज की पुत्री से। तो इस प्रकार वैवाहिक संबंध बनाकर तत्कालीन शक्तिशाली जो दास थे उन दासों में स्थिरता लाई गई और इस प्रकार से उसने अपनी कूटनीति से कार्य किया। तो इस प्रकार उसने अपनी दूसरी समस्या का भी हल कर लिया। अब होता है कि असंगठित राज्य। तीसरी जो समस्या थी वो तीसरी समस्या क्या है? असंगठित राज्य। तो अब असंगठित राज्य के लिए क्या किया गया? असंगठित राज्य के लिए ऐसा किया गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जितने भी क्षेत्र विजित थे उनको पुनः संगठित किया, पुनः संगठित किया और राज्यों में क्या नियुक्त किए? इक्तेदार। राज्यों में क्या नियुक्त किए? अपने इक्तेदार, अपने भरोसेमंद जो लोग थे उनको वहां पर नियुक्त कर दिया। यानी इक्तेदार कौन होता है? इक्तेदार का मतलब होता है सूबेदार, या फिर कह सकते हो उसका क्षेत्र का गवर्नर। तो क्या किया कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जितने भी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में उसने इक्तेदार ऑब्लिक सूबेदार या फिर गवर्नर नियुक्त कर दिए। तो इस प्रकार उन राज्यों में उसने अपनी पकड़ पुनः स्थापित कर दी। इस प्रकार यह कार्य किया गया। और अब असंगठित राज्य पर कंट्रोल कर लिया। चौथी बात उसने क्या की कि नव विजय यानी नई विजय प्राप्त करने, यानी उसने राजा बनने के बाद में नए विजय अभियान नहीं किए बल्कि संगठन पर बल दिया। यानी जब राजा बना तो उसने आक्रमण करने के लिए नहीं भागा, अब तुरंत उसने क्या किया? उसने वहां पर कंट्रोल किया, अपने आप पे कंट्रोल किया और उसने वहां पर एक संगठित राज्य स्थापित किया। तो इस प्रकार जो यह कार्य हुआ वह भी। अब होता है राजस्व। जब राजस्व की बात आती है तो उसने क्या किया? एक संगठित राज्य स्थापित कर दिया। तो जब संगठित राज्य स्थापित हो चुका है तो आखिरकार उस संगठित राज्य को धन मिलना भी प्रारंभ हो जाता है। किस प्रकार कि जब एक सत्ता में आदमी दिखाई देता है कि इतने बड़े क्षेत्र का यह राजा है, यह जितने राज्य हैं इसमें इसके ही लोग लगे हुए हैं, तो उन लोगों ने टैक्स लेना भी शुरू किया और इस प्रकार उसका राजस्व भी ठीक ठीक होना शुरू हो गया। और अब आती है कि उसकी वैधता। जब उसने राज्य संगठित किया, यानी उसकी सल्तनत की वैधता नहीं थी ना, तो उसको कैसे किया? राज्य को संगठित किया, इक्तेदार नियुक्त किए। 1208 में दासता से मुक्ति मिल गई, अब दास भी नहीं रहा। और जो विद्रोही या कह सकते हो जितने विद्रोही लोग हैं उन विद्रोहियों को दबा दिया गया। और पांचवी चीज, जो उसके कंपिटिटर जो अलग से दास थे उन दासों को भी उसने क्या किया? अपने पक्ष में कर लिया। किस प्रकार किया? वैवाहिक संबंध बनाकर। जैसे यल्दोज की पुत्री से खुद ने विवाह कर लिया, कुबाचा से अपनी बहन की शादी करवा दी, तो तत्कालीन जो दो शक्तिशाली दास थे वो दास तो उसके पक्ष में आ गए। तो इस प्रकार उसने अपनी सल्तनत की वैधता भी स्थापित कर दी। और आगे जाके वैधता तो इल्तुतमिश के समय स्थापित हुई है, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी काफी कुछ जो समस्याएं थी उन्हें हल कर दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्याएं हैं और इस प्रकार उसका शासनकाल रहा। अब उसके समय एक काम और हुआ है,
तो एक व्यक्ति था बख्तियारुद्दीन खिलजी। बख्तियारुद्दीन खिलजी। जब तराइन की विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में नियुक्त कर दिया था, तो बख्तियारुद्दीन खिलजी जो व्यक्ति है वह अंडर में था कुतुबुद्दीन ऐबक के। ये एक सैनिक था, छोटा सेनानायक था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के नीचे काम कर रहा था। अब बख्तियारुद्दीन खिलजी ने ऐबक से अनुमति प्राप्त करके कुछ सेना लेकर आक्रमण किया था बंगाल तक। बंगाल और बिहार पर इसने आक्रमण किया था, और यही व्यक्ति है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। इन दोनों विश्वविद्यालयों को नष्ट किसने किया था? बख्तियारुद्दीन खिलजी ने। बख्तियारुद्दीन खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। परंतु क्या हुआ? बख्तियारुद्दीन खिलजी को 1206 ईस्वी में, बख्तियारुद्दीन खिलजी को 1206 ईस्वी में अली मर्दान नामक व्यक्ति ने क्या किया? मार दिया। अली मर्दान ने हत्या कर दी इसकी, और ये क्या बन गया? स्वयं बन गया बंगाल का नवाब। ये बन गया खुद बंगाल का नवाब। अब इसने अपने आप को स्वतंत्र रूप से घोषित कर दिया। परंतु क्या किया कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक को इस बात का पता चला तो वो अली मर्दान के विरुद्ध तैयार हुआ। परंतु क्या हुआ? अली मर्दान ने क्या किया? अली मर्दान ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है। तो 1206 ईस्वी में जब बख्तियारुद्दीन खिलजी की हत्या हो चुकी थी तो अली मर्दान गद्दी पर बैठा और उसने अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, अपने आप को बंगाल का शासक घोषित कर दिया। और जब बंगाल का शासक घोषित कर दिया, बंगाल का नवाब खुद को घोषित कर दिया, तो ऐबक को खबर मिली तो वह अली मर्दान के विरुद्ध निकला। परंतु रास्ते में पता चला कि अली मर्दान स्वयं उससे आकर मिला और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, यानी वह अब दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। तो इस प्रकार यह कुछ राजनीतिक विजय थी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल है वो काफी अधिक शांतिपूर्ण रहा। उसने कुछ विशेष कार्य नहीं किए, एक शांति व्यवस्थित यानी शासन रहा। उसने विशेष तौर पर कुछ एफर्ट नहीं लगाए सत्ता के लिए। अब उसकी मृत्यु कब हुई? अब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठा है तो उसकी मृत्यु भी हुई होगी। तो कहा जाता है कि 1210 ईस्वी में मृत्यु हुई। कारण क्या हुआ मृत्यु का? चौगान खेलते घोड़े से गिरने के कारण। चौगान खेल रहा था तो खेलते वक्त वह घोड़े से गिर गया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। चौगान क्या होता है? पोलो का खेल होता है। पोलो खेल जानते हैं? घोड़े पे बैठकर एक यानी घोड़े बैठ के जो हॉकी खेली जाती है उस प्रकार का वो खेल होता है पोलो। तो चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरने के कारण 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। अब बात आती है कहां हुई? कहां हुई इसकी मृत्यु? लाहौर में। इसका मकबरा कहां है? इसका मकबरा है लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा भी लाहौर में ही स्थित है। लाहौर में इसकी मृत्यु हुई और लाहौर में ही इसको दफनाया गया और वहीं पर इसका मकबरा है।
चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हुई थी इसकी। अब होता है, बात आती है कि आखिरकार इसने क्या क्या निर्माण करवाए, इसने निर्माण क्या क्या करवाए। तो पहला निर्माण इसने क्या करवाया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया इसने, ठीक है। दूसरा, ये कहां है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। फिर दूसरा जो निर्माण किया इसने, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कहां है, अजमेर में है। तीसरा इसने निर्माण क्या करवाया, कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार का इसने निर्माण करवाया, यह भी इसी की देन है। तो यह प्रमुख निर्माण है जो इसने करवाए। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है। अब ये होता है कि कुतुब मीनार की नींव इसने रखी, परंतु इसका पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश के काल में हुआ था। तो इस प्रकार यह उसके द्वारा किए गए प्रमुख निर्माण है जो उसने करवाए। अब इस प्रकार से हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक कंप्लीट होता है। आखिरकार हमारा गुलाम वंश का पहला शासक कंप्लीट होता है। अब गुलाम वंश का दूसरा शासक है आराम शाह। अब दूसरा शासक कौन सा है हमारा, आराम शाह। ये कब से कब तक गद्दी पे भी रहा, यह 1210 से लेके 1211 ईस्वी तक। 1210 से लेकर 1211 ईस्वी तक आराम शाह दिल्ली का शासक बना रहा, दिल्ली सल्तनत का शासक बना रहा। अब आराम शाह है कौन, इसके पिता कौन है, इसके पिता हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। आराम शाह कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। गद्दी पर बैठा 1210 में। गद्दी पर कब बैठा, 1210 ईस्वी में। कारण क्या है गद्दी पर बैठने का, कि लाहौर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, लाहौर के अमीरों के दबाव के कारण, यानी लाहौर के जो अमीर थे, जो सरदार थे, उन सरदारों ने दबाव बनाया और आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। जबकि इसके अलावा दिल्ली के जो अमीर थे, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के जो अमीर थे, वो इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। परंतु क्या हुआ कि लाहौर के अमीरों ने क्या किया, तुरंत कुतुबुद्दीन ऐबक के मरते ही आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। जब आराम शाह गद्दी पर बैठा तो इसका फिर कुल शासनकाल कितना है, कुल शासनकाल है इसका केवल 8 माह। 8 महीने तक केवल शासन चला आराम शाह का। आराम शाह ने केवल 8 माह तक दिल्ली पर शासन किया था। इसके पश्चात इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। अब अगला आता है जो क्वेश्चन होता है, जूद का युद्ध। जूद का युद्ध। अब ये जूद का युद्ध कब हुआ, ये जूद का युद्ध हुआ 1211 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ, यह हुआ इल्तुतमिश वर्सेस आराम शाह। और इस युद्ध में आराम शाह क्या हुआ, मारा गया। इस युद्ध में क्या हुआ, आराम शाह मारा गया। इस प्रकार 1211 ईस्वी में आराम शाह की सत्ता का अंत हो गया। और इस प्रकार आज हमने आराम शाह का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आराम शाह के बारे में केवल इतना ही है, उसके जीवन में कुछ विशेष कार्य नहीं हुए। आराम शाह ने क्या किया, आराम शाह ने अपने जीवन में आराम ही किया। केवल लाहौर के अमीरों कहने पर गद्दी पर बैठ गया। गद्दी के लिए उसने कुछ विशेष एफर्ट नहीं लगाए
तो इल्तुतमिश में सत्ता का लोभ जागा और उसने लाहौर पर आक्रमण किया और लाहौर पर आक्रमण करके जूद के युद्ध में आराम शाह को पराजित कर दिया। अब क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन जो हमारा उठता है कि इस समय इसकी राजधानी क्या थी? 8 महीने उसकी राजधानी क्या रही होगी? ऑब्वियसली उसकी राजधानी लाहौर ही रही। इसकी राजधानी भी लाहौर ही रही क्योंकि इतना समय नहीं मिला कि उसे राजधानी परिवर्तन करे और लाहौर में ही उसका अंत हो गया। इस प्रकार आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी में शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, 1210 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। कारण क्या था? लाहौर के अमीरों के दबाव के कारण वह गद्दी पर बैठा। फिर आता है कि उसने कुल शासनकाल कितना रहा? केवल 8 महीने उसने शासन किया और जूद के युद्ध में 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश और आराम शाह के मध्य हुआ, उसमें वह मारा गया और उसकी राजधानी थी लाहौर। इस प्रकार इसका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इस पे केवल और केवल कह सकते हैं अति लघुतरात्मक क्वेश्चन बनते हैं, निबंधात्मक क्वेश्चन इस पर नहीं बनता है। अब जो बड़ा क्वेश्चन हमारा बनता है उसका नाम हम लिख रहे हैं अब इल्तुतमिश। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा और उसका जो शासनकाल है वह काफ़ी प्रभावी रहा। तो इस तरीके से हम अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे कि इल्तुतमिश ने अपने जो शासनकाल है उसमें किस प्रकार से उसने कार्य किए और किस प्रकार उसने एक सत्ता स्थापित की और उस सत्ता के बलबूते उसने किस प्रकार एक अच्छा शासनकाल निभाया। इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा। आराम शाह के पश्चात, आराम शाह को गद्दी से हटाने के पश्चात इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है 1211 ईस्वी में और 1211 ईस्वी से लेके उसका शासनकाल जो चला है वो 1236 ईस्वी तक का रहा है। 1211 से 1236 ईस्वी तक का जो शासनकाल इल्तुतमिश का रहा, यह है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का सबसे अच्छा समय माना जाता है क्योंकि इस समय इल्तुतमिश ने गुलाम वंश को स्थिरता प्रदान की। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में। प्रारंभिक जीवन के बारे में हम चर्चा करते हैं। आखिरकार इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का रहा था? तो इल्तुतमिश जो कौन सा तुर्क है या किस कबीले का है? तो अगर हम कबीले की चर्चा करें तो वह है इल्बरी तुर्क है। यह हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था और यह मुख्यतः तुर्किस्तान के क्षेत्र का था। अब यह बात होती है कि आखिरकार इसके पिता का नाम क्या है? क्योंकि यह दास था तो इसके पिता का नाम मिलना एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही रेयर चीज है, बहुत मुश्किल है, परंतु इल्तुतमिश के पिता का नाम हमें मिलता है। इलम या ऑब्लिक आलम खां। कई लोग इसे इलम खां कहते हैं, कई लोग इसे आलम खां कहते हैं। यह कौन थे? इल्तुतमिश के पिता थे। अब इसके कुछ बड़े भाई भी थे, परंतु क्या हुआ कि एक स्टोरी मिलती है कि आलम खां जो थे इनका बहुत लगाव था इल्तुतमिश से। क्यों था? क्योंकि इल्तुतमिश जो है वह दिखने में बहुत सुंदर था। इल्तुतमिश क्या है? वो दिखने में सुंदर था, बहुत सुंदर था और बहुत मनमोहक था। किसी को यानी उसकी छवि देखते ही उसके पिता का प्रेम जाग जाता था और उसे यानी उसकी हर ख्वाहिशें पूरी की जाती थी, उसकी हर बात मानी जाती थी। तो इल्तुतमिश की सुंदरता से क्या हुआ कि उसके भाई जलते थे। जितने भी उसके भाई थे वो उसकी सुंदरता से जलने लगे। तो उनके भाइयों ने क्या किया? एक दिन इल्तुतमिश को बंदी बनाकर उन्होंने क्या किया? दास व्यापारी को बेच दिया। क्या हुआ
कि इल्तुतमिश ने क्या किया, दास व्यापारी को कहा कि ये लो मेरा भाई, आपको मैं बेचता हूं। क्यों बेच दिया? जेलसी, सुंदरता से क्या थी, उसे ईर्ष्या थी। तो उनके भाइयों ने क्या किया, इल्तुतमिश को बेच दिया। दास व्यापारी ने भी उसे अलग अलग स्थानों पर बेचा। इल्तुतमिश को अलग अलग स्थानों पर बेचा गया और उसको यानी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दास व्यापारी ने क्या किया, जैसे बिकता गया, आगे से आगे बिकता गया, तो यह क्या हुआ कि इससे लास्ट में खरीदा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो इसका लास्ट खरीदार है वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दास व्यापारी से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। अब यहां से कह सकते हो कि किसी के जीवन में अगर दिन फिरते हैं, दिन अगर परिवर्तित होते हैं, तो ऐसे परिवर्तित होने चाहिए कि आखिरकार भाइयों ने तो बेच दिया, घर वालों ने धोखेबाजी कर दी, परंतु उसके पश्चात किस प्रकार इल्तुतमिश का उत्कर्ष हुआ, तो यहां से हम पढ़ते हैं। अब बात आती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के सानिध्य में जिस प्रकार से इल्तुतमिश आया, तो उससे सबसे पहले पद मिला सिपाही का। सबसे पहले पद मिला किसका? सिपाही का। क्यों मिला? सबसे पहले कोई भी किसी भी योग्यता के आधार पर कोई भी अच्छा पद उस समय प्रदान नहीं किया जाता था, कोई भी प्रदान नहीं करता है। तो सबसे पहले इसे प्रदान किया गया एक सिपाही का पद। सिपाही का पद प्रदान किया गया। और सिपाही, अब जैसे भारत विजय अभियान उस समय चल रहे थे, तो सिपाहियों की आवश्यकता थी। तो जब एक दास मिल गया, परमानेंट दास मिल गया, रहने खाने के साथ साथ में सिपाही का काम कर रहा था, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे सिपाही रखा, परंतु सिपाही के तौर पर बड़ा इंप्रेसिव काम किया उसने। बहुत बार उसने अपनी योग्यता का परिचय दिया। इस योग्यता का परिचय देने के कारण उससे आगे जाके सर ए जादार का पद प्राप्त हुआ। सर ए जादार कौन होता है? यह अंगरक्षक प्रमुख होता है। कौन होता है? यह अंगरक्षक प्रमुख होता है, सर ए जादार। जब भारत की सत्ता मिल गई तो उसने क्या किया? 1192 ईस्वी में भारत की एक तरह से सत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ गई, तो उसने क्या किया? अपने नीचे नियुक्त कर लिया उसे सर ए जानदार, यानी अपने अंगरक्षकों का प्रमुख नियुक्त कर दिया, ताकि क्या हो कि क्योंकि इसने विश्वास अर्जित किया, इसने अपनी योग्यता स्थापित की, तो उसके कारण इल्तुतमिश को सर ए जानदार का पद प्राप्त हुआ। तो सर ए जानदार का पद प्राप्त होने के पश्चात अब जो यानी अंगरक्षक रह चुका है, अंगरक्षक रहने के बाद में सबसे ज्यादा परखा गया इस समय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को इस समय इसलिए परखा गया क्योंकि एक तो अंगरक्षक जो सुल्तान के साथ रहे एनी टाइम, तो उससे इल्तुतमिश का व्यक्तित्व परखा गया कि आखिरकार किस प्रकार का व्यक्तित्व है, किस प्रकार का चरित्र है उसका, किस प्रकार की योग्यताएं हैं। सैनिक योग्यता तो वह हमें दिखा चुका है। फिर उसके पश्चात इसे जो पद प्रदान किया गया वो है अमीर ए शिकार, यानी उस समय के शासकों के और उसमें जो सूबेदार थे, अमीर थे, उनको शिकार करने का शौक था, तो उससे जुड़े हुए काम देखने वाला जो व्यक्ति था वो होता था अमीर ए शिकार। अब उसका प्रमोशन कर दिया गया अमीर ए शिकार पे, तो अमीर ए शिकार का उस पद उससे प्राप्त किया गया। अब अमीर ए शिकार का पद प्राप्त हो गया, तो यह जो पद है ना, इतने सिपाही से लेके अमीर ए शिकार, ये ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। ये 1192 से लेके लगभग और 1197-98 तक का समय है जिसके बीच में उसे ये पद प्राप्त हुए। पर जब इल्तुतमिश का पद बढ़ा और कहां पर, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर पर विजय प्राप्त की। जब ग्वालियर पर विजय प्राप्त की तो ग्वालियर का अमीर नियुक्त किया गया उसे। क्या किया गया उसे? ग्वालियर का अमीर। जब वह एक विजय अभियान में साथ में था ग्वालियर में, तो ग्वालियर अभियान के समय उसे
ग्वालियर का अमीर पद का नियुक्त कर दिया गया और उसने अब एक प्रशासनिक कार्य भी संभालने लगा, एक क्षेत्र का काम भी देखने लगा। अब हुआ यह है कि जब ग्वालियर में उसने कुशलतापूर्वक कार्य किया तो बाद में इसका पद वापस बढ़ाया गया और इसको बदायूं यूपी का सूबेदार बनाया गया। क्या किया गया? बदायूं का सूबेदार बनाया गया। ग्वालियर के अमीर से अब वह एक सूबेदार बन गया। अब उसका पद एक अमीर के बराबर था, एक प्रमुख अधिकारी के तौर पे था और एक क्षेत्र उसके अधीन हो गया। कहां एक सिपाही से शुरुआत की, सर ए जानदार पद पे आया, फिर अमीर शिकार बना, अमीर शिकार से ग्वालियर का अमीर और ग्वालियर के अमीर से बदायूं का सूबेदार बना। अब बदायूं का सूबेदार बना यानी एक क्षेत्र का सूबेदार, तो अब इसके अधीन कुछ सेना भी होगी खुद की। आखिरकार इतने बड़े क्षेत्र का सूबेदार है तो आखिरकार उसे कुछ ना कुछ सेना भी रही होगी, तो उसकी छोटी मोटी एक सेना थी। अब सेना थी तो हुआ यह है कि 1205 ईस्वी में गौरी, मोहम्मद गौरी कहां आया? खोखरों का विद्रोह करने। कहां आया? खोखरों का विद्रोह करने। जब वह खोखरों का विद्रोह करने आया तो उस समय एक अच्छी खासी स्थिति हो चुकी थी इल्तुतमिश की। जब इल्तुतमिश की एक अच्छी खासी स्थिति हो चुकी थी तो वह भी सेना का अपनी सेना लेके आया, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ आया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में जब युद्ध में भाग लिया तो युद्ध में क्या हुआ? इल्तुतमिश से बहुत प्रभावित हुआ वह गौरी क्या हुआ? इल्तुतमिश से काफी प्रभावित हुआ, वो बहुत प्रभावित हुआ इल्तुतमिश की योग्यता देखकर। एक तो इसका सौंदर्य भी था, इसकी प्रभावशाली कह सकते हो व्यक्तित्व था, इसकी पर्सनैलिटी थी, इसकी पर्सनैलिटी काफी अट्रैक्टिव थी। तो उस एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के कारण प्लस इसकी योग्यता कारण गौरी ने क्या कहा? गौरी ने कहा कि इल्तुतमिश को तुम क्या करो? दास्तां से मुक्ति दो, दास्तां से मुक्ति। तो इस प्रकार 1205 ईस्वी में ही इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास्तां से मुक्ति दे दी। कुतुबुद्दीन ऐबक तो दास रहा, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक से ऐसा दास मुक्त करवा दिया गया। अब 1205 में कुतुबुद्दीन ऐबक का दास यह है नहीं रहा। जब दास्तां से मुक्ति हो गई तो इल्तुतमिश से क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। अब 1205 ईस्वी में क्या हुआ? 1205 ईस्वी में इल्तुतमिश की शादी हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से। तो आखिरकार 1205 ईस्वी का जो साल है इल्तुतमिश के लिए काफी अच्छा रहा। एक तो गौरी की नजरों में उसने अपनी योग्यता साबित की, क्योंकि वह अपने मालिक का भी मालिक है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का भी मालिक कौन है? गौरी था, क्योंकि दास्तां से मुक्ति मिली नहीं थी। तो मालिक का मालिक भी खुश था, मालिक भी खुश था। मालिक के कहने पर क्या हुआ कि दास्तां से मुक्ति मिल गई और पुत्री से विवाह भी कर लिया। तो इस प्रकार अब वह क्या बन गया? दामाद बन गया। इल्तुतमिश अब एक क्या कह सकते हो कि कहा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक चाहता ही नहीं था कि इल्तुतमिश उसके शिकंजे से बाहर जाए। वह तो इल्तुतमिश को अपने अंदर ही रखना चाहता था, इल्तुतमिश को कभी बाहर नहीं जाने देना चाहता था। दास नहीं रहा तो दामाद बन जा। तो इस प्रकार 1205 ईस्वी में उसको दामाद बना लिया गया और इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार ही रहने दिया गया। इस प्रकार जो कह सकते हो कि जो इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन है बदायूं के सूबेदार तक रहा। 1210 ईस्वी तक, जब तक कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु नहीं हुई, तब तक क्या हुआ कि वह बदायूं का सूबेदार ही बना रहा। तो इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में रहते हुए सिपाही का पद काम किया, सर जानदार यानी अंगरक्षक का प्रमुख रहा, फिर अमीर शिकार रहा, ग्वालियर का अमीर बना, बदायूं का सूबेदार बना और बदायूं का सूबेदार बनने के बाद में 1205 में दास्तां से मुक्ति मिल गई और दास्तां से मुक्ति मिलते ही
कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से विवाह कर लिया। तो इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हुआ, एक योग्य व्यक्ति बन के निभा। अब आता है कि गद्दी कैसे प्राप्त की। आखिरकार एक आम व्यक्ति से खास कैसे बना वो तो बताया जा चुका है, पर आखिरकार इल्तुतमिश जो व्यक्ति है वह गद्दी पर कैसे बैठा, आखिरकार गद्दी पर उसका शासन कैसे स्थापित हुआ, उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो गद्दी की चर्चा हम यहाँ पे करते हैं, आखिरकार वह गद्दी पर किस प्रकार बैठा। तो गद्दी पे हुआ यह है कि जब 1210 में ऐबक की मृत्यु हुई, तो ऐबक की मृत्यु होने के पश्चात हुआ यह कि दो गुट बन गए। ऐबक की मृत्यु होने के बाद में दो गुट बन गए। एक तो लाहौर वाला गुट, लाहौर अमीरों का गुट है, और दूसरा है दिल्ली के अमीरों का गुट। कुछ दिल्ली के अमीर थे, कुछ लाहौर के अमीर थे। लाहौर के अमीर चाहते थे कि क्या हो, आराम शाह गद्दी पे बैठे। कौन बैठे? आराम शाह। और दिल्ली के अमीर चाहते थे कि गद्दी पे कौन बैठे? इल्तुतमिश बैठे, क्योंकि योग्य व्यक्ति था, दामाद था, तो वैध अधिकार है एक तरह से। इल्तुतमिश क्या था? दामाद। और यह कौन है? बेटा। तो उस समय पलड़ा किसका भारी रहा? आराम शाह का। क्यों रहा? क्योंकि राजधानी लाहौर है उस समय, ऐबक की मृत्यु भी लाहौर में हुई, लाहौर में ही उसका राज्याभिषेक आराम से हो गया। तो बिना किसी अतिरिक्त दबाव के आराम शाह क्या हुआ? गद्दी पर बैठ गया। कब से कब तक रहा? 1210 से 1211 ईस्वी तक रहा। अब इधर दिल्ली के अमीरों ने अपना गुट तेज किया, सशक्त किया, और इन्होंने क्या किया? एक सेना बना ली। सेना गठित करके कहां बढ़ गए? लाहौर। लाहौर गए, और लाहौर जाकर क्या किया इन्होंने? 1211 में जूद नामक स्थान पर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में आराम शाह को मार करके लाहौर पर अधिकार कर लिया गया। और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया, और इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने के पश्चात उसने अपने आप को स्वतंत्र रूप से पूरे भारत का सुल्तान कह दिया। तो इस प्रकार क्या हुआ कि 1210 में ऐबक की मृत्यु हुई, आराम शाह गद्दी पे बैठा। गद्दी बैठने के बाद इल्तुतमिश के पक्ष के जो अमीर थे, इन्होंने मिलकर एक सेना गठित की। सेना लाहौर आई, जोध नामक स्थान पर युद्ध हुआ। आराम शाह इस युद्ध में मारा गया, और आराम शाह के मरने के पश्चात इल्तुतमिश ने बड़ी आसानी से लाहौर पर अधिकार कर लिया, और लाहौर पर अधिकार करने के पश्चात गद्दी पर बैठ गया। तो गद्दी पर कब बैठा? गद्दी पर बैठा 1211 ईस्वी। 8 माह तक इसने वेट किया गद्दी का। फिर इसने राजधानी किससे बनाई? इसकी राजधानी क्या थी? इसने राजधानी परिवर्तन किया। अब लाहौर के स्थान पर इसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली। क्योंकि दिल्ली क्यों रखी, लाहौर क्यों नहीं रखी? लाहौर में तो पक्ष था आराम शाह का, तो आराम शाह के चाहने वाले कहीं उसको नुकसान ना करे, इसलिए वह दिल्ली आ गया। तो आराम शाह का पक्ष उसे परेशान ना करे, किसी प्रकार से प्रताड़ित ना करे, इसके लिए क्या किया कि उसने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर ली, और दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित कर लिया। इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत के शासकों की राजधानी दिल्ली ही रही, और आगे जाके सिकंदर लोदी ने राजधानी परिवर्तन किया, जो आगे जाके आगरा बनी। तो उससे पहले तो दिल्ली ही रहती है। अब देखेंगे तो इल्तुतमिश से लेकर आगे हम जो तुगलक वंश के तक के शासक पढ़ेंगे, सबकी राजधानी दिल्ली ही रहती है। तो इस प्रकार वह गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो इल्तुतमिश अब गद्दी पर बैठ चुका है। तो अब आता है कि गद्दी पर बैठते ही उसकी समस्याएं क्या क्या थी, या उसकी कठिनाइयां क्या क्या थी। आखिरकार गद्दी पर बैठा है, तो गद्दी पर इतनी आसानी से तो प्राप्त नहीं होगी किसी को। तो उसने जो युद्ध किया उसके पश्चात कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। ऐसे ही कोई उसको सुल्तान बनने रहना देना नहीं चाहता था। तो आखिरकार जब वह गद्दी पर बैठा तो उसके पास कौन कौन सी समस्याएं थी
उन समस्याओं का निवारण किस प्रकार किया गया उसका अध्ययन हम करेंगे। तो पहली जो समस्या थी उस समय की, वो समस्या यह थी कि ना आखिरकार किस प्रकार से जो यह है कि संगठित राज्य किया जाए। तो असंगठित राज्य समस्या भी थी इसकी। असंगठित इसलिए थी क्योंकि आंतरिक भेद बन चुका था ना, तो सभी अमीरों को एक साथ जोड़ना था। तो असंगठित राज्य पहली समस्या थी। दूसरा कार्य क्या हुआ? दूसरा था यल्दोज व कुबाचा का दबाव। यानी असंगठित राज्य था, यल्दोज और कुबाचा जो कि अपने आप को दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी मानते थे, वह भी दबाव बना रहे थे। तीसरा सल्तनत की वैधानिकता। सल्तनत की वैधानिकता स्थापित करना, यानी सल्तनत वैध है, मैं इसका वैध शासक हूं, यह है स्थापित करना। चौथा, इस्लामी जगत में उस समय कोई भी दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश को मानता नहीं था, इसकी वैधता स्थापित करना भी आवश्यक था। फिर इसके बाद में विद्रोहियों का दमन। यानी विद्रोही जो थे वो इसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, तो उनका दमन करना भी आवश्यक था, यह उसकी समस्या थी। फिर इसके पश्चात जो पांचवी समस्या है, वो पांचवी समस्या है कि राजपूतों का विद्रोह। फिर छठा हुआ बंगाल का स्वतंत्र होना। बंगाल का क्या होना? स्वतंत्र होना। तो यह भी एक समस्या थी। बंगाल का स्वतंत्र होना कैसे है कि उस समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठा था, उसने राज्य संगठित किया, पर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु बाद में आराम शाह, और आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा। तो आखिरकार इनके बीच में जो कह सकते हो आपसी संघर्ष चला, गृहयुद्ध चला, उससे क्या हुआ? बंगाल के शासक ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इस प्रकार उसका यह भी कारण रहा। फिर जो सातवां है मंगोल आक्रमण। उस समय मंगोलों के आक्रमण की बहुत बड़ी समस्या थी, यह उस समय की सबसे बड़ी समस्या है। इल्तुतमिश की सभी समस्याएं छोटी हैं, उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी मंगोल आक्रमण, क्योंकि मंगोल जिस भी क्षेत्र से होकर गुजरते थे, चारों ओर केवल तबाही तबाही होती थी। तो इस प्रकार इन चीजों के कारण, इन समस्याओं के कारण उसको जूझना पड़ा। तो कह सकते हो उसे एक यानी सोने का ताज नहीं मिला, उसे कांटों का ताज मिला, और उसे शासन करना था भारत के ऊपर। तो उसे इन समस्याओं के ऊपर कार्य करना था। अब इन समस्याओं को हल किस प्रकार किया गया? तो इन समस्याओं का निवारण जो है या हल है, वो अब प्रमुख घटनाएं होती हैं आगे की, जो बताती हैं कि इस प्रकार उन समस्याओं का अंत किया गया। तो जो पहला है कि वैधानिकता, तो क्या होता है कि उस समय की जो पहला चीज होती है खलीफा से खिल्लत प्राप्ति। खलीफा कौन है? खलीफा होता है धर्मगुरु, इस्लाम का धर्मगुरु, और खिल्लत होता है स्वीकृति किस चीज की? राज्य की वैधानिकता की। राज्य वैधानिक है यानी लीगली वह राज्य इस्लामिक है या नहीं है, इसकी स्वीकृति दी जाती है, उसे खिल्लत कहते हैं। यानी एक तरह से उपहार होता है,
अब खलीफा क्या है कि सारे के सारे इस्लामी जगत का सर्वोच्च व्यक्ति है, सारे के सारे इस्लामी जगत का सर्वोच्च व्यक्ति। अब वह यह कह रहा है कि हाँ तुम्हारा राज्य इस्लामिक राज्य है, मैं तुम्हारी सत्ता को स्वीकार करता हूं, तो यह खिल्लत कहा जाता है, खिल्लत प्रदान की गई। अब यह खिल्लत कब प्रदान की गई और किसने प्रदान की? तो उस समय जो खलीफा थे उनका नाम था अल मुंतसिर बिल्ला। अल मुंतसिर बिल्ला। अल मुंतसिर उस समय के प्रमुख खलीफा थे जिन्होंने इल्तुतमिश को उसकी वैधानिकता प्रदान की, उसके राज्य को खिल्लत प्रदान की। अब खिल्लत प्रदान की तो उसकी डेट क्या है? खिल्लत 1229 ईस्वी में प्रदान की गई। खलीफा ने खिल्लत कब प्रदान की? 1229 प्रदान की। अब ये खिल्लत होता क्या है? इसमें होते हैं कपड़े, छत्र, कुछ आभूषण और इस प्रकार से कह सकते हैं कुछ एक जो होता है गिफ्ट होते हैं, जो गिफ्ट्स के तौर पे जो चीजें दी जाती हैं वो इसके अंदर होते हैं। तो इस प्रकार यह चीजें प्रदान की गई और एक स्वीकृति पत्र भेजा गया कि आपका दिल्ली सल्तनत का राज्य हम स्वीकार करते हैं और आप इसके शासक हैं, हम इसको मानते हैं। 1229 ईस्वी में खलीफा अल मुंतसिर बिल्ला ने क्या किया? खिल्लत प्रदान की और यह खिल्लत प्रदान करने के पश्चात में क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत में उसकी वैधानिकता स्थापित हो चुकी। अब आता है अगली बात। अब अगला कौन है? अगला है यल्दोज। अब यल्दोज का मैं पूरा ही नाम यहां पे लिख देता हूं, ताजुद्दीन यल्दोज। ताजुद्दीन यल्दोज। ताजुद्दीन यल्दोज का अंत किस प्रकार है? इस पॉइंट का नाम ऐसे लिख सकते हैं, यल्दोज से युद्ध। तो ताजुद्दीन यल्दोज वर्सेस इल्तुतमिश। अब इस युद्ध का नाम क्या है? इस युद्ध का नाम है तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध था ताजुद्दीन यल्दोज और इल्तुतमिश के मध्य। कब हुआ? 1215 ईस्वी। 1215 ईस्वी। 1215 ईस्वी में ताजुद्दीन यल्दोज के साथ में युद्ध हुआ और इस युद्ध में, तराइन के युद्ध में यल्दोज मारा गया और इल्तुतमिश की क्या हुई? विजय हुई। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो एक प्रमुख दास था, वो जो परेशान कर रहा था, उसको तराइन के तृतीय युद्ध में पराजित करके इस तरीके से कह सकते हो कि अपने आप को सुरक्षित कर लिया। तो ताजुद्दीन यल्दोज को तराइन के तृतीय युद्ध में पराजित कर दिया। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ और इल्तुतमिश इस युद्ध में विजयी रहा। अब दूसरा जो व्यक्ति है, अगला जो है वो है कुबाचा। तो कुबाचा का अंत। अब कुबाचा का पूरा नाम क्या है? नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा, ये कुबाचा का नाम है। नासिरुद्दीन कुबाचा का अंत कब हुआ? कि 1217 ईस्वी में अभियान भेजा गया। कब भेजा गया? 1217 ईस्वी में अभियान भेजा गया और नासिरुद्दीन कुबाचा कहां का शासक है उस समय? सिंध क्षेत्र का।
सिंध और जो मुल्तान है, सिंध और मुल्तान का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, वहां का राजा था नासिरुद्दीन कुबाचा। 1217 ईस्वी में क्या हुआ, इल्तुतमिश ने अभियान भेजा और इल्तुतमिश खुद भी निकला था इस कुछ समय के लिए, और उसने क्या किया कि उच्च और आसपास के क्षेत्रों पर उसने विजय प्राप्त की। जब उच्च आसपास के क्षेत्र में विजय प्राप्त कर ली तो क्या हुआ कि नासिरुद्दीन कुबाचा सामना नहीं कर पाया, इधर उधर भागता रहा। भागते भागते वह इधर उधर छिपते हुए छिपाते उसे जब कुछ भी नहीं मिला तो आखिरकार क्या हुआ कि नासिरुद्दीन कुबाचा क्या हुआ, अपनी जान बचाते समय सिंधु नदी में कूद गया। क्या हुआ कि जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध में वो क्या हुआ, जान बचाते हुए सिंधु नदी में कूद गया। तो सिंधु नदी में जब कूद गया तो उसे तैरना नहीं आता था, और तैरना नहीं आता था तो उसके कारण वह क्या हुआ, सिंधु नदी में डूबने के कारण मर गया। क्या हुआ, डूबने से मर गया। नासिरुद्दीन कुबाचा के विरुद्ध 1217 में अभियान भेजा गया। जब अभियान भेजा गया तो आसपास के क्षेत्रों में विजय प्राप्त की गई, तो वह अपने आप को बचा नहीं पाया, इधर उधर छिपता रहा। नासिरुद्दीन कुबाचा इधर उधर छिपता रहा, और जरूरी था क्योंकि आखिरकार इसको पकड़ना भी जरूरी था, इसको अंत जरूरी था, क्योंकि अगर इसका अंत नहीं करते तो सत्ता कैसे स्थापित होती सिंध और मुल्तान में। तो वहां पर सत्ता भी स्थापित करनी थी इन्हें कि आखिरकार आज हम जीत रहे हैं ये क्षेत्र, कल दोबारा खड़ा हो गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक से अपनी बहन की उनकी बहन की शादी कर ली, उसके बावजूद भी यह सत्ता के लिए लोभी है, ये सत्ता को चैलेंज कर रहा है, तो हमें इसका पूर्ण रूप से अंत करना चाहिए। तो इसके लिए उसने यानी वहां पर आक्रमण करने के लिए भेजा। काफी आसपास के क्षेत्र जीते। आसपास के क्षेत्र जीतने के पश्चात क्या हुआ कि ये जब जान बचा रहा था तो ये गलती से क्या हुआ कि इसे पता था कि मेरी जान मरने वाला हूं, तो डूबता क्या नहीं करता, तो उसने तुरंत क्या किया, अपने आप को बचाने के चक्कर में नदी में कूद गया, परंतु इसे तैरना आता नहीं था। तैरना नहीं आने के कारण यह डूबकर मर गया। तो इस प्रकार नासिरुद्दीन कुबाचा का भी अंत हो गया। इस प्रकार क्या कहते हैं कि एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो क्षेत्र है पूरा पूरा किसके अधीन हो गया, इल्तुतमिश के अधीन हो गया। तो अब यहां पर अधीनता होने के बाद में अब आती है तीसरा अलग से कारण, जो यानी कुबाचा वाला हो गया तीसरा। अब चौथा है मंगोल आक्रमण। अब मंगोल कैसे आए भारत की ओर, तो हुआ यह है कि मंगोलों का नेता था उस समय चंगेज खान। मंगोलों का नेता कौन है, चंगेज खान। तो आज मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं मंगोलों के बारे में कि जो मानव शास्त्री हैं, मानव वैज्ञानिक शास्त्री हैं, वह ये मानते हैं कि पूरे विश्व का हर तीसरा व्यक्ति, यानी हर तीसरा व्यक्ति, 1 2 तीसरा, चौथा पांचवा नहीं छठा, फिर नौवा, यानी प्रत्येक विश्व, यानी हमारे पूरा विश्व है उसका प्रत्येक तीसरा व्यक्ति क्या है, मंगोल की संतान है, चंगेज खान की संतान है। यह पूरे उस समय अब देख लें कि इतना ज्यादा प्रभावशाली था, इनके आक्रमण हुए थे आसपास के क्षेत्र में, पर भगवान की दया है कि इसने भारत पर आक्रमण नहीं किया। तो चंगेज खान उस समय का सबसे, यानी कह सकते हो बहुत बड़ा आक्रांता था, उसने भारत पर बहुत बुरी तरीके से आक्रमण किए थे। तो चंगेज खान के जब आक्रमण हुआ था तो चंगेज खान के आक्रमण के समय आया क्या चंगेज खान, तो ये आया था जलालुद्दीन मागबर्नी। जलालुद्दीन मागबर्नी का पीछा करते हुए आया। कैसे आया भारत, यह है कि यह पीछा करा था जलालुद्दीन मागबर्नी का, यानी चंगेज खान का भारत आने का कारण क्या रहा कि वह जलालुद्दीन मागबर्नी का पीछा कर रहा था। अब जलालुद्दीन मागबर्नी है कौन, जलालुद्दीन मागबर्नी वह व्यक्ति है जो कि उस समय ईरान के शाह से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो
यह भी एक राजकुमार था। तो जब इसके राज्य पे आक्रमण किया गया तो इसका पिता पहले फारस की ओर भाग गया, तो यह भागकर कहाँ आ गया, भारत की ओर आ गया। तो इसने क्या किया, जलालुद्दीन बागबनी ने क्या मांगी, शरण मांगी। शरण किससे मांगी, इल्तुतमिश से मांगी। शरण इसने मांगी इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश ने क्या किया, जवाब नहीं दिया। कई लोग बोलते मना कर दिया, दूसरा मत ये बोलता मना कर दिया, परंतु ऐसा नहीं हुआ कि जब तक ये बात इल्तुतमिश के पास में पहुंची तो इल्तुतमिश को जवाब देने की स्थिति में सोच विचार कर ही रहा था कि तभी क्या हुआ कि जलालुद्दीन बागबनी का पीछा करते हुए चंगेज खां भी भारत आ गया। जब वो भारत आने लगा तो जलालुद्दीन बागबनी क्या हुआ, ये भागकर फारस चला गया। तो जब ये फारस चला गया तो चंगेज खां भी क्या हुआ, इसका पीछा करते हुए फारस चला गया। तो 1224 ईस्वी की यह घटना है। 1224 ईस्वी में चंगेज खां भारत से चला गया। 1224 ईस्वी में चंगेज खां भारत से चला गया। कैसे चला गया, जलालुद्दीन बागबनी का पीछा करते हुए आया था, उसने इल्तुतमिश से शरण मांगी, इल्तुतमिश से कोई जवाब नहीं मिल पाया, तो उसने क्या हुआ, अपने जान बचाने के लिए फारस की ओर भाग गया। जब वह फारस की ओर भाग रहा था तो चंगेज खां भी उसके पीछे पीछे भाग गया। यानी वह उसने भारत में आक्रमण नहीं किया, एक तरह से कह सकते हो बाईपास होकर वापस चला गया। तो इसने भारत पर आक्रमण नहीं किया। तो इस प्रकार इल्तुतमिश ने कोई जवाब न देकर बड़ी समझदारी से मंगोल नेता चंगेज खां के आक्रमण से भारत को बचा लिया। तो ये कह सकते हैं कि यह उसकी समझदारी थी, उसने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, थोड़ी लेट की। अगर थोड़ा लेट नहीं करता तो शायद भारत की स्थिति अलग होती। अब आते हैं अगला पॉइंट, बंगाल पर अधिकार। अब हुआ क्या कि उस समय जो बंगाल था, बंगाल का जो क्षेत्र था, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। क्या हुआ कि वहाँ पर जो पहले जो शासक थे, अब सत्ता परिवर्तन, यानी बंगाल के सुल्तान ने अपने आप को क्या किया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। बंगाल के सुल्तान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो कौन था, अली मर्दान था। कौन था, अली मर्दान। अली मर्दान ने बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रखा था। तो जब चंगेज खां का अंत हो गया, कुबाचा यल्दोज का अंत हो गया, तो अब क्या हुआ कि बंगाल में अब जो लोग ना जो अधीन थे और उन्होंने मौका पाकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, अब उनका अंत आवश्यक था। तो क्या हुआ कि 1225 ईस्वी में क्या हुआ कि इल्तुतमिश बंगाल अभियान के लिए निकला। बंगाल अभियान के लिए निकला, वह बंगाल अभियान के लिए आया और बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली। परंतु अली मर्दान ने क्या किया, अधीनता स्वीकार कर ली, आगे बढ़ा और अधीनता मान ली कि हाँ मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। तो युद्ध नहीं हुआ। 1225 ईस्वी में अधीनता मान ली तो युद्ध नहीं हुआ, और इससे क्या हुआ कि इल्तुतमिश वापस दिल्ली लौट गया। वापस दिल्ली लौटा तो इसने अपने आप को पुनः स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसने क्या किया, पुनः अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो अब पुनः स्वतंत्र घोषित किया तो इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को भेजा। नासिरुद्दीन महमूद को भेजा। इसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को भेज दिया और नासिरुद्दीन महमूद को वहां भेजा। तो नासिरुद्दीन महमूद ने क्या किया, 1226 में बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसने क्या किया, 1226 में बंगाल पर अधिकार कर लिया। नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का बेटा था, बड़ा बेटा था, उसको वापस भेजा गया
और 1226 में बंगाल पर अधिकार कर लिया और बंगाल को क्या बना लिया, इक्ता बना लिया। इक्ता मतलब एक सूबा बना दिया गया। इस प्रकार 1226 ईस्वी में बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार किसका हो गया, इल्तुतमिश का। तो 1226 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के अभियान के कारण बंगाल पर अधिकार हो गया इल्तुतमिश का। फिर आता है राजपूतों पर विजय। अब आती बातें कि अब क्या हुआ कि जैसे ही यानी इल्तुतमिश कमजोर पड़ने लगा, इतनी सारी समस्याएं थी, तो कुछ लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो उनमें प्रमुख प्रमुख राजे थे, जैसे कि उस समय रणथंबोर था, दूसरा उस समय का जालोर है, तीसरा उस समय का कह सकते हो आप यानी उस समय के जो परमार शासक हैं, परमार लोग हैं, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके अलावा ग्वालियर है, ग्वालियर के बाद में आप देखेंगे कि ग्वालियर के बाद में पांचवा जो है कालिंजर है, महोबा है। इन क्षेत्रों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब ये इतने क्षेत्र थे जिन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो इनमें कुछ राजस्थान के थे, कुछ मध्य प्रदेश के थे। तो इन क्षेत्रों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो हुआ यह है कि 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर विजय प्राप्त की। इल्तुतमिश खुद ही रणथंबोर के लिए निकला और उसने 1226 ईस्वी में रणथंबोर पर विजय प्राप्त कर ली। फिर इसके पश्चात उसने जो 1227 ईस्वी है उसने परमारों को पराजित कर दिया। 1227 ईस्वी में परमारों पर विजय प्राप्त की। फिर परमारों पर विजय प्राप्त करने के बाद में 1228-29 ईस्वी में जालोर पर विजय। उसने क्या किया, उसके पश्चात जालोर पर विजय प्राप्त की। तो 1227 ईस्वी में परमारों पर, 1228-29 में जालोर पर विजय प्राप्त की और 1226 में उसने क्या किया, रणथंबोर पर विजय प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार उसने राजस्थान में पुनः अपने अधिकार में कर लिया, राजस्थान में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। फिर आते हैं कि आखिरकार ग्वालियर पर। तो 1231 ईस्वी में ग्वालियर पर विजय प्राप्त की। अब उस समय जो ग्वालियर है उसका शासक का नाम मिलता है मंगल देव। मंगल देव पर उसने क्या किया, विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार इसमें भी उसे क्या है, विजय प्राप्त हुई। और इसके बाद में 1233-34 में 33-34 में उसने महोबा और कालिंजर पर विजय प्राप्त कर ली। और फिर उसने क्या किया, उज्जैन विजय प्राप्त की। उज्जैन विजय कब प्राप्त की उसने, 1234 ईस्वी में। 1234 ईस्वी में उसने उज्जैन पर विजय प्राप्त की और उज्जैन के महाकाल मंदिर को क्षति पहुंचाई। तो इस प्रकार उसने जो विजय अभियान किए वो मध्य प्रदेश, राजस्थान पे किए। उत्तर प्रदेश और बंगाल का क्षेत्र उसके अधीन आ ही चुका था। यहां तक सिंध और मुल्तान क्षेत्र में कुबाचा को पराजित करके कर लिया। और पाकिस्तान का पंजाब और भारत का पंजाब है, वहां पर उसने यलदौज को पराजित करके अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार पूरा पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये क्षेत्र सारा का सारा किसके अधीन आ गया, इल्तुतमिश के अधीन हो गया। तो रणथंबोर पे 1226, जालोर पे 1228-29, परमार शासकों पर 1227, ग्वालियर पे 1231, उस समय मंगलदेव शासक था। कालिंजर और महोबा पर 1233-34 में, उज्जैन पर 1234 ईस्वी में विजय प्राप्त की और उसने उज्जैन के महाकाल मंदिर को क्षति भी पहुंचाई। अब बात आती है आखिरकार उसकी मृत्यु की। अब विजय अभियान उसके कंप्लीट हो गए, तो मृत्यु कब हुई, मृत्यु उसकी हुई 1236 ईस्वी। मृत्यु कैसे हुई, 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु कैसे हुई,
विद्वान मानते हैं कि उसकी मृत्यु एक बीमारी कारण हुई। बीमार था उस समय, काफी समय से बीमार चल रहा था, तो इस कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। अब इससे जुड़े हुए 2 पॉइंट और हैं। एक है चालीसा दल, यानी इसने चालीसा दल की स्थापना की थी। इल्तुतमिश ने चालीसा दल क्या है कि इसने 40 गुलाम अमीरों का दल बनाया। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम अमीरों का दल बनाया। किस चीज के लिए? सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए। अब यहां पे सत्ता का मतलब यहां नहीं है स्वयं प्लस उसके उत्तराधिकारी, यानी अगर वो जब तक वो है तब तक सत्ता सुरक्षित रहे, प्लस अगर उसका उत्तराधिकारी कोई गद्दी पे बैठे तो भी वह उस उत्तराधिकारी के लिए लड़े। इसलिए उन्होंने 40 गुलाम अमीरों का एक दल बनाया जो क्या है, सत्ता के लिए स्वामी भक्त रहे। इस दल की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। अब आगे आते हैं, अगला जो बात है तो टका और जीतल नामक मुद्रा का चलन प्रारंभ किया। इसने क्या किया? टका और जीतल मुद्रा का चलन किया। टका अधिक मुद्रा में है, चांदी का है। जीतल छोटी मुद्रा है, छोटा भार है। मुद्रा का चलन इसने किया था। फिर इसके बाद में होता है, इसने इक्ता प्रथा प्रारंभ की। इक्ता प्रथा प्रारंभ। इक्ता प्रथा प्रारंभ क्या होता है? इक्ता एक तरह से कह सकते हो सूबा, ऑब्लिक में लिख सकते हो आप राज्य, यानी इतना बड़ा क्षेत्र, इतने बड़े क्षेत्र का था तो उसने उसके टुकड़े किए। जैसे कि उसने राजस्थान का अलग सूबा बना दिया, मध्य प्रदेश का मालवा सूबा अलग से बना दिया, बंगाल का सूबा अलग से बना दिया, उत्तर प्रदेश का सूबा अलग से बना दिया, सिंध का अलग से सूबा बन गया, मुल्तान का अलग से सूबा बन गया। तो इस प्रकार ये अलग अलग क्षेत्र बांटे गए। उस समय उन क्षेत्रों को इक्ता कहा जाता था। और इक्ता का जो प्रमुख होता था, इक्ते का जो प्रमुख अधिकारी होता था, उसे कहते थे इक्तेदार। इसे गवर्नर भी कह सकते हैं, सूबेदार भी कह सकते हैं, परंतु उसके लिए इक्तेदार शब्द प्रयोग में लिया गया। तो इक्ता प्रथा का व्यवस्थित प्रचलन इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। और वैसे तो देखा जाए तो इक्ता प्रथा इल्तुतमिश की देन नहीं है, यह प्रथा तो मोहम्मद गौरी ने प्रारंभ की थी। मोहम्मद गौरी के समय यह प्रथा प्रारंभ हो चुकी है। तो इस प्रकार इल्तुतमिश आज हमारा कंप्लीट होता है। 1236 ईस्वी तक का इतिहास हम आज पढ़ चुके हैं। 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठता है, 1210 ईस्वी तक शासन करता है। फिर 1210 ईस्वी में आराम शाह गद्दी पे बैठता है और 1211 ईस्वी तक शासन करता है। अब 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है और 1236 ईस्वी तक वह शासन करता है। तो इस प्रकार हम आज 3 प्रमुख शासकों का इतिहास पढ़ चुके हैं। अब हम कल पढ़ेंगे रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान के पश्चात बहमन शाह।